कहानी की शुरुआत 4 घंटे पहले से होती है, जब बैकेट नाम के एक इंसान को फांसी की सजा होने वाली थी। लेकिन फांसी की सजा होने से पहले वो एक फादर को बुलाता है उनसे बातचीत करने के लिए। वो आखिरी बार एक फादर से बात करके उन्हें अपने दिल का हाल बताना चाहता था। फादर उसे कहते हैं कि मुझसे बात करने का तुम्हारे पास आखिरी मौका है। इसके बाद बैकेट घड़ी की तरफ देखता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। उसकी कहानी उसकी माँ से शुरू होती है, जिनका नाम था मैरी। वो रेड फैलो परिवार की वारिस थी, जिनकी संपत्ति लगभग 18 से 19 अरब डॉलर था। एक दिन पार्टी में बैकेट के पिता की मुलाकात मैरी से होती है। पार्टी में ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इन्हें प्यार हो जाता है। ये दोनों कार में इंटीमेट हुए, जिसके बाद मैरी प्रेग्नेंट हो गई। समस्या तब शुरू होती है जब उसने हिम्मत करके ये बात अपने पिता को बताई। वो अपने पिता के खिलाफ में जा करके इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। इसलिए उसके पिता ने साफ साफ बोल दिया कि इस परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें ये बच्चा चाहिए तो ये परिवार छोड़कर चली जाओ। मतलब कि वो मैरी को अपने घर से बेदखल कर देते हैं। बैकेट के पिता और मैरी ये दोनों न्यू जर्सी में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां मैरी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन यहाँ पर बैकेट के पिता को कोई झटका लगता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। उसकी मौत हो जाने के बाद वो एक व्हीकल कंपनी में काम करने लगती है। इसी के साथ वो अपने बच्चे बैकेट की अच्छे से देखभाल करती है। साथ में वो बैकेट को ये भी बताती है कि उसके पिता ने उसे विरासत से दखल नहीं किया है। स्टेट टैक्स से बचने के लिए मैरी के पिता ने प्राइवेट आइलैंड, बोट, प्लेन, बहुत सारी संपत्ति छुपा रखी थी और ये सारी संपत्ति उनको मिलने वाली थी जो इस परिवार में बड़े होंगे। लेकिन इस लिस्ट में बकेट रेड फैलो काफी लास्ट में था, जिसका मतलब ये था कि उसे जायदाद तो मिलेगा, लेकिन सबके मर जाने के बाद। तब तक के लिए मैरी उसका अच्छे से देखभाल करती है। वो अपने बच्चे के पढ़ाने लिखाने में किसी चीज में कमी नहीं करती है। जिस स्कूल में वो पढ़ रहा था वहाँ पर बैकेट की मुलाकात जूलिया से होती है। जूलिया उसके पास जा करके उससे पूछती है कि वो कहाँ पर रहता है। तब बैकेट उससे बताता है कि मैं बेलेविल में रहता हूँ, जिसे गरीबों की जगह भी कहा जाता था। लेकिन बैकेट उससे ये भी कहता है कि मैं ज्यादा दिनों तक वहाँ पर नहीं रहूंगा, मुझे कुछ ही सालों में ढेर सारी संपत्ति मिलने वाली है। जूलिया को लगा कि वो उसे इम्प्रेस करने के लिए ऐसा बोल रहा होगा। एक दिन पियानो सेशन के दौरान जब लाइट चली जाती है, तब यहाँ पर जूलिया उसे किस करती है। तभी अचानक से बैकेट को खबर मिलती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। दरअसल उसकी माँ को काफी समय से कैंसर की बीमारी थी, लेकिन उन्होंने लक्षण को छुपा कर रखा, किसी को उसके बारे में बताया नहीं। आखिरी समय में वो बैकेट से कहती है कि जो जीवन में तुम्हें देना चाहती थी वो मैं तुम्हें नहीं दे पाई, लेकिन उस जीवन को हासिल किए बिना मरना मत, और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, इसे पूरा जरूर करना। वो बकेट से कह रही थी कि तुम्हें रेड फैलो की संपत्ति को हासिल करके एक बड़ा आदमी बनना होगा। माँ की मौत हो जाने के बाद बैकेट अपनी माँ की बॉडी को रेड फैलो के मकबरे में दफनाना चाहता था, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। जिसके बाद वो अपनी माँ की बॉडी को किसी दूसरे कब्रिस्तान में दफना देता है। अपने हक की मांग करने के लिए वो रेड फैलो के परिवार में जाता है, लेकिन गेट पर ही उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि इस समय हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद बैकेट चुपचाप यहाँ से लौट जाता है। माँ के गुजर जाने के बाद वो धीरे धीरे जूलिया को भी भूल गया। बड़े हो जाने के बाद बैकेट एक ऐसी जगह पर काम करने लगा जहाँ पर उसे हर दिन सूट पहनकर जाना पड़ता था, क्योंकि ये एक सूट सेल्समैन की दुकान थी। और इसी जगह पर बैकेट की मुलाकात जूलिया से होती है। इतने दिनों के बाद बैकेट को देख करके वो काफी खुश थी और वो बैकेट से उसका हालचाल भी पूछती है। बैकेट को इस जगह पर काम करता देख उसे काफी बुरा लगता है। बैकेट अपने बारे में उसे बताता है और उससे पूछता है कि क्या वो मेरे साथ ड्रिंक पर चल सकती है। तब जूलिया उसे बताती है कि वो काफी लेट हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है। फिलहाल वो अपने पति के साथ अलग अलग देशों में जा करके सुहागरात मना रही है। यहाँ पर जूलिया उससे ये भी पूछती है कि तुम्हारे उस रेड फैलो परिवार का क्या हुआ, तुम्हें तो ढेर सारी संपत्ति मिलने वाली थी ना। जिस पर बैकेट कहता है कि हाँ, काम चालू है। जूलिया कहती है कि ठीक है, जब पूरे परिवार वालों को मार देना तो मुझसे मिलना। जूलिया की ये बात सुन करके बैकेट का माथा खिसक जाता है। रात के समय में बैकेट बैठ करके सोच रहा था कि अगर मैं इंतजार करूंगा तो हो सकता है कि मुझे वो संपत्ति कभी ना मिले। अगर मुझे संपत्ति हासिल करनी है तो मुझे परिवार के कुछ जड़ों को काटना होगा। इसके बाद वो सबसे पहले टायलर से शुरुआत करता है, जो कि रेड फैलो परिवार का वारिस है और वो बैकेट के पहले आता है। टायलर अपने पिता का फाइनेंशियल एडवाइजर है। बैकेट उसका पीछा करता है, उसके बारे में और जानने की कोशिश करता है। अगले दिन बैकेट जब काम पर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि उसका मालिक उसे न्यू जर्सी में शिफ्ट करना चाहता है। बैकेट की जगह पर वो किसी खास आदमी को काम पर रखने वाला था और बैकेट को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहा था, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम टायलर के एक पार्टी को देखते हैं जहाँ पर वो ढेर सारे पैसे उड़ा रहा था। इसी पार्टी में धीरे से बैकेट भी आ जाता है। यहाँ पर जब वो टायलर का पीछा करता है तब उसे मालूम चलता है कि वो अपनी बोट पर गया है। बोट पर वो ड्रिंक करके लुढ़का हुआ था। जब उसकी आँख खुलती है तब वो सामने बैकेट को देखता है, लेकिन वो उसे पहचानता नहीं है। इसके बाद बैकेट जा करके एंकर को ले आता है और धीरे से रस्सी को उसके पैर में
में बांध देता है। एंकर को पानी में छोड़ने से पहले वो 2 बार सोचता है, लेकिन फिर भी वो एंकर को पानी में गिरा देता है, जिसकी वजह से टायलर की मौत हो जाती है। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए बैकेट भी उसके फ्यूनरल में गया था, जहाँ पर बैकेट की मुलाकात वार्नर रेडफेलो से होती है, जो कि टायलर के पिता थे। बैकेट जाकर के उनसे मिलता है और उन्हें बताता है कि मैं मैरी का बेटा हूँ, तुम्हारा भतीजा। वार्नर को यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद ये दोनों साथ में जाकर के ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर वार्नर बैकेट को बताता है कि मैरी बहुत बहादुर थी, वो अपने पिता के खिलाफ में चली गई, लेकिन हमारी हिम्मत कभी नहीं हुई। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर तुम चाहो तो टायलर की जगह पर मेरे साथ काम कर सकते हो। इसके बाद वो बैकेट को अपने साथ ऑफिस में ले जाता है। फाइनेंशियल का काम करना थोड़ा कठिन तो था और बैकेट ने ये काम कभी किया भी नहीं था, फिर भी वार्नर कहता है कि तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। अगले दिन से बैकेट सूट पहनकर ऑफिस में आता है और टायलर की जगह पर काम करने लगता है। पहली बार वो फाइनेंस का काम कर रहा था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाता है। एक दिन रात में जब वो बैठ करके काम कर रहा था, तभी उसके पास जूलिया का कॉल आता है। इन दोनों को मिले हुए लगभग 1 साल हो गए थे। जूलिया बैकेट के पास कॉल करके उससे कहती है कि तुम एक बार फिर से ड्रिंक पर चलने के लिए मुझसे पूछ सकते हो। उसकी बात मान करके बैकेट उससे एक बार फिर से पूछता है कि क्या वो उसके साथ ड्रिंक पर चलेगी, जिस पर जूलिया कहती है कि नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, और इतना कहने के बाद वो कॉल को कट कर देती है। मेरी तरह बैकेट भी यही सोच रहा था कि आखिर वो चाहती क्या है। खैर, इस बात को बुला करके वो नोआ के बारे में रिसर्च करने लगता है, क्योंकि नोआ भी रेडफेलो परिवार का वारिस है। वो काफी होनहार कलाकार है, ड्राइंग वगैरह बनाता है, काफी फेमस भी हो चुका है। एक दिन बैकेट पता लगा करके उसकी एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो उसकी बनाई हुई ड्राइंग की काफी तारीफ करता है और ऐसा दिखावा करता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है, जिससे इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में नोआ उसे अच्छा दोस्त बना लेता है। इसके बाद वो बैकेट को लेकर के अपने स्टूडियो पर जाता है, जहाँ पर वो फोटो वगैरह बनाता है। यहाँ पर वो नोआ को ये भी बताता है कि वो उसका कजन है। वो उसे बताता है कि वो मैरी का बेटा है। यह सुनकर नोआ को भी यकीन नहीं हो रहा था। खैर, उसी समय यहाँ पर नोआ की गर्लफ्रेंड रुथ आ जाती है। इसके बाद ये सभी लोग एक साथ बैठ करके डिनर करते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। यहाँ पर ये चीज ध्यान देना कि बैकेट और रुथ ये दोनों आपस में कुछ ज्यादा ही बातचीत कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों की बातें कुछ सेम थी। और वैसे तो आपको पता है कि अगर वाइब मैच कर रही है तो बात करने में और भी मजा आता है। इसके बाद रुथ उसे गेट तक छोड़ने के लिए जाती है और गुरुवार को हो रहे डिनर में उसे इनवाइट भी करती है। बैकेट उसे मना नहीं करता है, वो कहता है कि ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। बैकेट जब ऑफिस में बैठा हुआ था, तब वो नोवा को मारने की प्लानिंग बना रहा था। जब वो गुरुवार को डिनर करने के लिए जाता है, तब वो इस प्लान को अंजाम देने वाला था। यहाँ बातें हो रही थी कि रुथ को बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन वही नोवा को बच्चों से चिढ़ होती है, जो कि रुथ को काफी अच्छा भी नहीं लगता। जब सभी लोग बातें कर रहे थे, तब बैकेट बाथरूम का बहाना करता है और वो नोवा के स्टूडियो में चला जाता है। अंदर जा करके वो नोवा के फोटोग्राफर स्टाफ बाथ में सल्फर और पोटेशियम क्लोराइड मिला देता है, जिससे एक डायनामाइट बन जाता है। वो ऐसा सीन क्रिएट करता है ताकि लोगों को लगे कि नोवा अपनी गलती से मारा गया। डिनर कर लेने के बाद नोवा बिना अपनी जैकेट लिए बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि रुथ उसका जैकेट लेकर जरूर आएगी, इसलिए उसने जानबूझकर छोड़ा था। ये दोनों मिलते हैं और किस करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इधर नोवा जैसे ही अपने स्टूडियो में जा करके लाइट्स को ऑन करता है, तो चिंगारी निकलती है और उसी चिंगारी की वजह से धमाका होता है। इस तरह से नोवा की भी मौत हो जाती है और वो नोवा के फ्यूनरल में भी जाता है। लेकिन जब वो यहाँ से निकल रहा होता है, तभी FBI के 2 एजेंट आकर के उसे रोक देते हैं। ये लोग बैकेट से पूछते हैं कि क्या तुम रेडफेलो परिवार के वारिस हो, क्योंकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और तुम उनके फ्यूनरल में भी आए थे। बैकेट कहता है कि पहली बात तो ये कि नोवा मेरा दोस्त था, और अगर मैं रेडफेलो परिवार का वारिस होता तो मैं 9 से 5 जॉब नहीं कर रहा होता। वो ऐसा दिखावा करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। इसके बाद FBI वाले पूछताछ करके उसे छोड़ देते हैं। बैकेट को काम करते हुए कुछ महीने हो चुके थे और वो काफी अच्छे से काम कर रहा था। इसी वजह से उसके अंकल उसे काफी बधाइयां देते हैं। आज के दिन बैकेट से मुलाकात करने के लिए एक क्लाइंट आने वाली थी, और वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि जूलिया थी। जूलिया उसे बताती है कि मेरे पति को कंपनी में काफी लॉस हो रहा है। उसने मुझसे बहुत झूठ बोला, इस समय वो कर्ज में डूबा हुआ है, मुझे तुमसे लोन चाहिए। जिस पर बैकेट उससे कहता है कि ये कोई बैंक नहीं है, यहाँ पे लोन नहीं मिलता। जिस पर जूलिया उससे कहती है कि रेडफेलो परिवार का क्या हाल है, 2 लोग मारे जा चुके हैं, अगला नंबर किसका हो सकता है, कुछ पता है। इसके बाद जूलिया उससे कहती है कि मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। जूलिया की ये बात सुनने के बाद बैकेट को एहसास हो चुका था कि उसे कुछ ना कुछ तो जरूर पता है। इसके बाद बैकेट अपना सूट ले जा करके अपने एक दोस्त को देता है और उसे उस दुकान पर हॉट डॉग खाने के लिए भेज देता है, जिस दुकान के सामने कैमरा लगा हुआ था। इसके बाद वो स्टीवन का शिकार करने के लिए जाता है, जो रेडफेलो परिवार का वारिस है, और आज की डेट में वो एक बहुत बड़ा सिंगर
है, लेकिन स्टीवन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है। अपने स्टेज पर वो सभी लोगों के सामने इस बारे में बात भी करता है। इसके बाद हम बैकेट को देखते हैं जो बेन जोन नाम के एक रिपोर्टर बन करके उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाता है। जब वो उसका इंटरव्यू ले रहा था तब वो स्टीवन का ध्यान भटका देता है और फिर वो उसके प्री वर्कआउट में कुछ मिला देता है, जिसके बारे में स्टीवन को पता नहीं चलता है और वो फिर से उसका इंटरव्यू लेने लगता है। लेकिन स्टीवन को इतना तो पता चल गया था कि जो उसके सामने रिपोर्टर बैठा हुआ है वो नकली है। स्टीवन उसकी गर्दन पर तलवार रखता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि बेन जोन आज से कई साल पहले रिटायर हो चुका है। स्टीवन उसे मार भी सकता था, इसलिए बैकेट कहता है कि मैं तुम्हारा कजन हूँ। जिसके बाद स्टीवन रुक जाता है और वो बैकेट से कहता है कि जो मैं काम करता हूँ इस काम से मुझे लोगों पर शक होने लगा है। इसके बाद स्टीवन वापस से अपनी कुर्सी पर जाता है और अपना प्री वर्कआउट पीने लगता है। तभी बैकेट भी जल्दी से अपना काम खत्म करके बाहर आ जाता है और इस तरीके से स्टीवन की भी मौत हो जाती है। काम से छुट्टी लेने के बाद वो जाकर के रुथ से मिलता है, जहाँ पर रुथ उसे बताती है कि नोवा मुझे वैसे भी पसंद नहीं था, उसके मरने के बाद भी मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। इसके बाद ये दोनों आज रात डिनर करने की प्लानिंग बनाते हैं। वैसे तो बैकेट कह रहा था कि बाहर चल करके कुछ अच्छा सा खाते हैं, लेकिन रुथ कहती है कि क्यों न तुम्हारे घर पर ही कुछ अच्छा सा बनाकर खाते हैं। बैकेट मना नहीं करता है, वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद बैकेट जब घर पर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके घर में जूलिया पहले से ही बैठी हुई है। जूलिया उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे पास 2 बार कॉल किया, 2 बार ईमेल किया, मैसेज भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे हो। हमारे बीच में एक डील हुई है। जैसे ही वो बैकेट के करीब आती है तभी अचानक से कोई बेल रिंग को बजाता है। बैकेट को पता था कि वो रुथ है, इसलिए वो जल्दी से जूलिया को पीछे के रास्ते से बाहर भेज देता है। इसके बाद वो जाकर के दरवाजा खोलता है और रुथ से कहता है कि किचन में कुछ गड़बड़ हो गया है, हम बाहर चलकर खाते हैं। इसके बाद दोनों जाकर के डिनर करते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। इस दौरान जूलिया को भी पता चल चुका था कि बैकेट की कोई गर्लफ्रेंड है। बैकेट के पास गर्लफ्रेंड थी, उसके पास अच्छा सा काम था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, वो लाइफ में सेट हो गया था। वो चाहता तो परिवार के लोगों को मारना बंद कर सकता था, लेकिन उसका मानना था कि वो प्रोफेशनल हो चुका है और अब उसे कोई पकड़ नहीं सकता। परिवार का अगले मेंबर का नाम था कैसेंड्रा, जो बच्चों को गोद लेने में काफी मशहूर थी। जब कैसेंड्रा को पता चला कि उसके परिवार में हत्याएं हो रही हैं, तो वो अपने घर में चारों तरफ कैमरा लगवा ली। लेकिन हर दिन शनिवार को वो एक जगह पर शावर लेने के लिए जाया करती थी जहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं था। यहीं पर बैकेट स्टाफ बनकर अंदर जाता है और वो कैसेंड्रा को फ्री में दांत साफ करने की सलाह देता है। कैसेंड्रा ज्यादा सवाल नहीं पूछती है, वो उसे लेकर के अपने दांतों में लगा लेती है। बैकेट ने उसमें कुछ मिलाया था जिसकी वजह से कैसेंड्रा की भी मौत हो जाती है। सामान यूज करने की वजह से आसान मौत हो रहा था, इसलिए जांच भी नहीं हो रही थी। इसके बाद अगले वारिस का नाम था मैक ऑर्थर, जिसके पास राष्ट्र वायु स्पेस और म्यूजियम का आधा हिस्सा पड़ा हुआ था। वो चांद पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। काम के दौरान धीरे से बैकेट उसे कॉफी दे देता है। कॉफी में उसने कुछ मिलाया था जिसकी वजह से मैक ऑर्थर की भी मौत हो जाती है। एक दिन बैकेट अपने साथ रुथ को लेकर के एक फ्लैट दिखाने के लिए ले जाता है। दरअसल वो इसी फ्लैट में रुथ के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला था। इस बारे में वो रुथ को बताता भी है। वो मना नहीं करती है, वो भी मान जाती है। रेड फेलो परिवार में जिसका अगला नंबर था वो बैकेट के अंकल ही थे, लेकिन अब तक वो अपने अंकल को इतना मानने लगा था कि वो उन्हें मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। बस इसीलिए वो अपने अंकल को मारता नहीं है, बल्कि उनके मरने का इंतजार करता है। इधर बैकेट और रुथ की एंगेजमेंट होती है। आज रात उसने एंगेजमेंट की पार्टी घर पर रखी थी जिसमें उसके सारे दोस्त आने वाले थे। वो बैकेट को इस बारे में बताती है और उसे आज रात घर पर जल्दी आने के लिए भी बोलती है। इसके बाद बैकेट जैसे ही काम पर जाता है तो तभी FBI के एजेंट फिर से आकर के उससे पूछताछ करने लगते हैं। वो बैकेट को बताते हैं कि हमने पता लगा लिया है कि तुम रेड फेलो परिवार के वारिस हो। इसके बाद बैकेट चेक करता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। इसके बाद ये लोग बैकेट से पूछते हैं कि जिस दिन स्टीवन की मौत हुई तो उस दिन वो कहाँ पर था। इसके बाद बैकेट उन्हें हॉट डॉग वाले कैमरा को दिखा देता है, जबकि कैमरे में उसकी पहचान भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। एक दिन वार्नर जब लेक्चर दे करके सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तभी अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। बैकेट जल्दी से उसे ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करता है। आखिरी सांस लेते हुए वो बैकेट से कहते हैं कि मेरा परिवार इतना बड़ा है, लेकिन मेरे आखिरी समय में सिर्फ तुम मेरे पास हो। इतना कहने के बाद उनकी भी मौत हो जाती है। रेड फेलो परिवार में अब सिर्फ वो इंसान बचा हुआ था जो बैकेट की माँ को घर से बेदखल कर दिया था, यानी कि उसके दादाजी। एक दिन जब वो ऑफिस में जाता है तभी उसे एक लेटर मिलता है और ये लेटर उसके दादाजी ने उसके पास भेजा था। उन्होंने बैकेट को डिनर पर इनवाइट किया था। बैकेट काफी खुश होता है और वो जल्दी से रुथ के पास कॉल करता है। वो उसे बताता है कि आज रात दादाजी ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है, लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि आज की रात में एंगेजमेंट पार्टी होने वाली थी। रुथ ने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर लिया था, वो मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बैकेट से कहती है कि मैं पार्टी
पार्टी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। बैकेट जैसे ही अपने ऑफिस में जाता है तो वो वहाँ पर जूलिया को देखता है, जो बैकेट के लिए एक लिफाफा ले आई थी जिसमें बैकेट के कुछ फोटोज थे और इन्हीं फोटोज की मदद से वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस सकता था। उसने अपने परिवार के जितने भी सदस्य को मारा, आखिरी बार वो उन सबके पास गया था। सबूत के साथ जूलिया के पास फोटो भी थी। जूलिया कहती है कि मेरा पति कर्ज में डूबा हुआ है, मुझे सिर्फ 3 लाख चाहिए। वो अपने ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चेक साइन करके उसे दे देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये फोटो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास भेज दूंगी। बैकेट तो काफी डरा हुआ था, वो जल्दी से भागते हुए उसके पति के ऑफिस में जाता है। मौके पर उसका पति लायला जूलिया से ही बात कर रहा होता है। बैकेट उससे कहता है कि मैं पहुंच गया हूँ। बैकेट के हाथों में एक छोटा सा चाकू था जिसे वो लायला के टेबल पर रख देता है। इसके बाद वो चेक साइन करके लायला को देने वाला था, तभी वो बैकेट से कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे ये छीन लेगी। वो बैकेट को पैसे वाला बोलकर ताना मारता है और उसे नाजायज औलाद भी बोलता है। इसलिए बैकेट को गुस्सा आता है और वो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होता। बैकेट उसे नीचे गिरा देता है और यहाँ से चुपचाप चला जाता है, जबकि उसे पता था कि रुथ ने घर पर एंगेजमेंट पार्टी रखी है, लेकिन वो पार्टी में न जा करके अपने दादाजी के पास जाता है। घर के अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात व्हाइट लो से होती है, जो कि उसके दादाजी हैं और इस पूरे संपत्ति का मालिक है। वो इस परिवार में आखिरी बचा हुआ था। उसके मरने के बाद सारी संपत्ति बैकेट की होने वाली थी। इसके बाद वो बैकेट के साथ में बैठ करके डिनर करते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत बहादुर थी, मैं उसे बहुत मानता था। यह सुन करके बैकेट उनसे कहता है कि तो फिर आपने उन्हें घर से क्यों निकाल दिया। व्हाइट लो कहता है कि वो हमारे नियमों के खिलाफ गई थी और मुझे पता है कि तुम उसकी वजह से ही सब कुछ कर रहे हो। मेरे परिवार के सारे सदस्य मारे जा चुके हैं और ये अनजाने में नहीं हुआ है। बैकेट को इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके दादाजी को सब कुछ पता है। इसके बाद उसके दादाजी उसे लेकर के एक कमरे में जाते हैं, जहाँ पर वो खानदानी शॉटगन निकाल करके बैकेट को देते हैं और वो सामने से बैकेट को ऑफर देते हैं कि तुम मुझे मार दो। बैकेट उनके ऊपर गन तान देता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, वो नहीं मारता, बल्कि बैकेट कहता है कि मुझे घर वापस जाना है। उसके दादाजी कहते हैं कि तुम अपने घर में ही हो। बैकेट उनकी नहीं सुनता। वो यहाँ से जाने के लिए जैसे ही जाकर के दरवाजे को खोलने वाला था, तब उसे मालूम चलता है कि दरवाजा लॉक हो चुका है, खिड़कियां भी नहीं खुल रही थी। अचानक से उसके दादाजी गन से उस पर ही हमला कर देते हैं। वो तो शुक्र था कि बैकेट खुद को बचा लेता है और वो भाग करके जल्दी से ऊपर के कमरे में चला जाता है। उसे इस कमरे में क्रॉसबो रखा हुआ मिलता है। व्हाइट लो जैसे इस कमरे में आता है, तभी वो उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। यहाँ पर वो अपने दादाजी को मारने के लिए नहीं आया था, अपनी जान बचाने के चक्कर में उसने दादाजी पर हमला किया। जब पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं तब वो इन्हें ये बात बताता है। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने दादाजी पर हमला किया, इसलिए पुलिस के हिसाब से ये कोई जुर्म नहीं था, इसलिए वो बैकेट को छोड़ देते हैं। वो घर पर जाता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि एंगेजमेंट पार्टी खत्म हो चुकी है और रुथ उससे बहुत नाराज है। वो बैकेट से कहती है कि मुझे साफ साफ बता दो कि आखिर चल क्या रहा है, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अभी भी बैकेट उसे सच्चाई नहीं बताता, उसे ये बताता है कि उसके दादाजी की मौत हो चुकी है। दादाजी की मौत हो जाने के बाद सारी संपत्ति बैकेट के नाम पर हो जाती है। रेड फेलो परिवार में वो एकलौता बचा हुआ था। वो खुशियां तो मना रहा था, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं मना पाता। FBI एजेंट आती हैं और वो बैकेट को अलग कमरे में ले जाती हैं उससे बात करने के लिए। बात करने के बजाय वो सीधा उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वो बैकेट को बताते हैं कि तुमने लायला का मर्डर किया है। यह सुन करके बैकेट भी दंग रह जाता है। वो कोर्ट में उस केस को लड़ रहा था जिसमें उसने कुछ गुनाह ही नहीं किया है, लेकिन जिस टाइम में वो लायला के पास गया उसी टाइम में उसकी मौत हुई और उसके हाथ में जो चाकू था उसी से उसकी हत्या की गई है। जूलिया कोर्ट में झूठ बोलते हुए ये बताती है कि बैकेट उससे बहुत प्यार करता था और हम आपस में बातें भी करते थे। सारा सबूत बैकेट के खिलाफ में था, इसीलिए बैकेट को फांसी की सजा होती है। लेकिन जब उसे जेल में ले जाकर के बंद किया गया था, तब उससे मुलाकात करने के लिए जूलिया आई हुई थी। वो जा करके जूलिया से बात भी करता है। जूलिया उससे कहती है कि कैसा लग रहा है, मजा तो आ रहा होगा ना। बैकेट उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। जूलिया उससे कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भी बचा सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अभी भी तुम्हें फांसी की सजा नहीं होने दूंगी। इतना कहने के बाद जूलिया फोन रख देती है और वो जाने लगती है, लेकिन बैकेट उस पर चिल्लाता है और उसे बात करने के लिए बोलता है। बैकेट उससे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरी मदद करो। जूलिया उसे बताती है कि जब मैं लायला के ऑफिस में गई तब मुझे वहाँ पर सुसाइड नोट मिला, वो अभी भी मेरे पास है, उससे तुम्हारी जान बच सकती है। इसके लिए बस तुम्हें सारी संपत्ति मेरे नाम पर करना होगा। बैकेट बहुत बुरा फंस चुका था, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो कागजात पर साइन करके सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर देता है। तो ये थी बैकेट की पूरी कहानी जो वो फादर को बताता है, और ये सब कुछ अभी कुछ घंटे पहले ही हुआ था। अब बस वो फांसी से पहले
पहले जूलिया का इंतजार कर रहा था। उम्मीद नहीं किया जा सकता था कि जूलिया उसे बचाने के लिए आएगी या फिर नहीं, लेकिन बाद में हमें मालूम चलता है कि जो सुसाइड नोट लायला ने लिखा था वो उसे पुलिस के हवाले कर देती है और उसी नोट की वजह से बैकेट के ऊपर लगी फांसी का आरोप हट जाता है और वो जेल से छूट जाता है। जेल से बाहर निकलते ही वो रुथ को देखता है। जब बैकेट उसके करीब जाता है तब रुथ उसे उसकी माँ की लॉकेट देती है। लॉकेट देने के बाद वो अपनी कार से यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी बैकेट की नजर जूलिया पर पड़ती है जो बड़ी गाड़ी लेकर के बैकेट को लेने के लिए ही आई थी। बैकेट को कार में बैठाने के बाद उसे लेकर के वो महल की तरफ चली जाती है। बैकेट की पूरी सच्चाई फादर को पता थी जिसे वो किसी को बताते नहीं है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।